Press the bell icon of the ePathshala channel and never miss another update. डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ चैप्टर का नाम है। ठीक है, अब इससे पहले आपने बहुत सारे जो कैटेगरीज थी कॉम्पोजिशन थे वो देखे थे, लेकिन इस पार्ट के अंदर आप रिलीजियस कॉम्पोजिशन के ऊपर भी फोकस करेंगे और दूसरे एस्पिरेशंस पे भी जाएंगे। तो जिस हिसाब से रिलीजन की अगर बात करी जाए तो हिंदुत्व देश है भारत, और वैसे तो खैर यहाँ पे डाइवर्सिटीज़ है, लेकिन मोस्ट ऑफ हिंदू आपको ज़्यादातर इस देश के अंदर देखने को मिलेंगे। इसीलिए मैं बोल सकता हूँ कि हिंदू जो है उसका डिस्ट्रीब्यूशन सभी स्टेट्स के अंदर दूसरे रिलीजन के हिसाब से ज़्यादा ही आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इस हिसाब से आप बात करेंगे कि जिस हिसाब से जो रिलीजन है, जो धर्म है, वो भारत की संस्कृति को या उसके राजनीतिक जीवन को, यानी कि जो पॉलिटिकल लाइफ होती है, उसको इफेक्ट करने में एक इम्पॉर्टेंट रोल निभाता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे पूरे मैप के अंदर, तो ये मोस्टली धर्म और मोस्टली कैटेगरी हमें पूरे भारत में देखने को मिलती है। ठीक है, तो ज़्यादातर हमें क्या कहते हैं, जो हिंदुज़म है, जो हिंदू लोग हैं, वो मैं बोल सकता हूँ कि 2011 के आंकड़ों के हिसाब से अब वो कम हो चुकी है, 79.8% हो गई। पहले 80.4% इनकी जनसंख्या थी और मोस्टली भारत के हिस्सों में देखने को मिलते थे। ठीक है, लेकिन अगर इस्लाम यानी कि जो इस्लामिक धर्म है अगर वो देखा जाए पूरे भारत के अंदर, तो मुसलमान काफ़ी हद तक जम्मू कश्मीर के इलाके, वेस्ट बंगाल, केरला, उत्तर प्रदेश के मोस्टली ज़िलों के अंदर, दिल्ली के कुछ इलाकों में और लक्षद्वीप के आसपास के इलाकों में आपको ये धर्म ज़्यादा देखने को मिलेगा। 2001 के अंदर इनकी संख्या का परसेंटेज इतना था, लेकिन 2011 के अंदर मुसलमानों की संख्या का परसेंटेज बढ़ा है, आप देख सकते हैं। दूसरा है क्रिश्चियनिटीज़ में आप देखेंगे पहले इनका इतना परसेंटेज था और लगभग इनका मॉडरेट ही रहा, थोड़ा परसेंट इनका घटा या बढ़ा, लेकिन इनकी संख्या आपको ज़्यादातर गोवा, केरला, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड और छोटा नागपुर, मणिपुर की कुछ पहाड़ियाँ हैं, मतलब यहाँ के स्टेट्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, एंड नेक्स्ट अगर आप देखेंगे सिखिज़म यानी कि सिख धर्म, तो उसमें भी ज़्यादा बदलाव नहीं आया है। इनकी जनसंख्या सेलेक्टेड स्टेट्स में पाई जाती है, खासकर पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के स्टेट्स में। ठीक है, और सबसे कम धर्म आपको जो देखने को मिलेगा वो बुद्धिज़्म और जैनिज़्म, आपको सबसे कम धर्म आपको देखने को मिलेगा। मतलब सिलेक्टेड ही कुछ इलाकों के अंदर इनकी संख्या देखने को मिलती है, राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र, है ना। ये ज़्यादातर सिक्किम में, अरुणाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के लद्दाख इलाकों में, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश के लहूल इलाकों में, यहाँ पे आपको बुद्धिज़्म और जैनिज़्म ज़्यादा देखने को मिलेगा। दूसरा है ज़ेरोस्ट्रिज्म और आदिवासी लोग, ये तो एक जनजातीय समूह है, ये तो आपको ना के बराबर या कुछ परसेंटेज पे पूरे भारत के अंदर बिखरे हुए रूप में आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, दूसरा दोस्तों कॉम्पोजिशन ऑफ वर्किंग पॉपुलेशन का है। ये वो पॉपुलेशन है जो कामकाजी है या काम कर रही है, जैसे कि मेन वर्किंग पॉपुलेशन, मार्जिनल वर्कर जैसे आप सीमांत कार्यकर्ता यानी कि कामकाजी लोग बोल सकते हैं, और दूसरा है नॉन वर्कर जिन्हें काम ही नहीं मिलता है। तो काम करने के हिसाब से मेन वर्किंग पॉपुलेशन अगर देखी जाए तो उसे इस हिसाब से देखा जाता है कि जिसको एक पूरे 365 दिनों में से अगर जिस व्यक्ति को 183 दिन तक काम मिल जाए, यानी कि 6 महीने तक काम मिल जाए, तो वो मेन वर्किंग पॉपुलेशन के अंदर आता है। चाहे वो एग्रीकल्चर में हो, मतलब किसी भी इकोनॉमिक के सेक्टर में किसी भी हिस्से में काम करता हो। मार्जिनल वर्कर वो होता है जिसको 183 दिन से कम काम मिलता है, 6 महीने से कम काम मिलता है, बाकी वो बैठा रहता है। तो ज़्यादातर उत्तर प्रदेश में आप यही देखेंगे। अब क्योंकि हमारे पूरे भारत के अंदर इनकी संख्या लगभग 39% है, मतलब कि इनकी मार्जिनल वर्कर्स की और मेन वर्कर्स की जो पॉपुलेशन है वो 39% है, यानी कि या तो कुछ को 6 महीने तक काम मिल पा रहा है या कुछ को 6 महीने से कम काम मिल पा रहा है। लेकिन अगर नॉन वर्कर्स की बात कर ले, गैर श्रमिक की बात कर ले, तो इनका परसेंटेज ज़्यादा है। तो आप देखेंगे कि अगर इनका परसेंटेज ज़्यादा है तो ये डिपेंडेंट पॉपुलेशन हुई, और ये कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयड ही रहेगी, बेरोज़गार रहेगी,
और जो भारत के डेवलपमेंट के हिसाब से बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ठीक है, स्टेट्स में और अगर यूनियन टेरिटरीज की बात करी जाए तो कहीं ना कहीं उनके लिए बहुत ज़्यादा बुरा है ये, और देश की ग्रोथ के लिए बुरा है। दूसरा है ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर। तो आप ये देखेंगे कि जिस तरीके से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर में 15 से 59 वर्किंग क्लास पॉपुलेशन हमारे पूरे भारत देश के अंदर रहती है, और ये वही पॉपुलेशन है जो ज़्यादातर काम करती है, इंगेज है काम काज में, टैक्स देने में और डिफरेंट टाइप ऑफ वर्क करने में। तो अगर ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर देखा जाए तो ज़्यादातर इन चार से बाहर आपको देखने को नहीं मिलेगा। प्राइमरी, मैन्युफैक्चरिंग, उसके बाद सर्विस सेक्टर एंड कॉर्डिनरी एक्टिविटीज़। इसके ऊपर आपने पहले भी वीडियोस के अंदर देखा हुआ है ये कैसे इकोनॉमिक के अंदर मैं बोल सकता हूँ रोल निभाते हैं। ये किसी भी कंट्री के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। डेवलपिंग कंट्री अभी ज़्यादातर सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करती है, और जबकि नॉन डेवलपिंग कंट्री या तो एग्रीकल्चर में और या तो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर ज़्यादा फोकस करने की कोशिश करती है। लेकिन हमें भी कहीं ना कहीं सर्विस सेक्टर के ऊपर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कार्य सहभागिता की स्थानिक विभिन्नताएं। इसमें ये वर्किंग पार्टिसिपेशन में ये देखने को मिला है कि अगर कहीं ना कहीं प्राइमरी एक्टिविटी देखी जाए तो उसमें फीमेल्स का परसेंटेज ज़्यादा हमें देखने को मिलता है ना, मेंस के कंपैरिजन में। तो हमें इस पर फोकस करना चाहिए कि किस तरीके से जो एग्रीकल्चर सेक्टर से इंडिया के अंदर वो कैसे कम होता जा रहा है, क्योंकि ज़्यादातर अगर वुमेंस काम कर रही हैं एग्रीकल्चर का तो उनके हस्बैंड या घर के लोग काम करने के लिए रूरल से अर्बन में माइग्रेट हो जाते हैं, जिसका एग्जांपल आपको यहाँ पर 2011 के एग्जांपल में आपको मिल जाएगा अगर आप देखेंगे तो। ठीक है, तो अब यहाँ पे कुछ सालों के अंदर ये जो बदलाव में आपको दिखाई दे रहा है वो आपने देख ही लिया होगा कितना ज़्यादा बदलाव आ चुका है ना। और इस हिसाब से नागालैंड और जो हिमाचल प्रदेश है वहाँ पर आज भी लोग कल्टीवेशन का काम यानी कि खेती का काम ज़्यादा करते हैं, और अर्बन सेंटर्स के अंदर हमें सर्विस सेक्टर ज़्यादा देखने को मिलता है। तो इस हिसाब से हमें ये देखना होगा कि जो ज़मीन है वो इंडस्ट्रियल वर्कर के लिए ज़्यादा यूज़फुल रहे, एग्रीकल्चर में काम होता रहे क्योंकि एग्रीकल्चर भी ज़रूरी है, लेकिन कहीं ना कहीं देश के डेवलपमेंट के लिए हमें इंडस्ट्रियल वर्कर को भी कहीं ना कहीं बढ़ाने की कोशिश करनी पड़ेगी। तो अर्बनाइजेशन और इंडस्ट्रियलाइजेशन जो होता है दोनों ही कहीं ना कहीं मैं बोल सकता हूँ कि देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी होता है। ठीक है, तो दिस इज़ अबाउट द ऑल पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन कंपोजिशन एंड डेंसिटी and growth also. So I hope you like this video, and let's meet in second part of this chapter. So this is it in this video. तो लास्ट में दोस्तों अगर आप वीडियो को देख रहे हैं और ई पाठशाला चैनल के आप सब्सक्राइबर हैं या नए सब्सक्राइबर हैं तो ई पाठशाला की टीम से आप सभी को यही रिक्वेस्ट है कि आप इन सभी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, और कोशिश करें कि आप दूसरों को शेयर करवाने के लिए बोलें, क्योंकि आप जितना वीडियो को शेयर करेंगे उतना ही हम और लोगों की मदद कर पाएंगे, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया जब भी बढ़ेगा इंडिया। तो वीडियो के लास्ट में वीडियो को एंड तक देखने के लिए, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।